प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटोहॉर्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRs, one and the same thing. What are they? These are simply small molecules, substances, chemicals secreted by the plants, produced by the plant cells. They are of 5 types, and they may be promoters, that means encouraging growth, or they may be inhibitors, discouraging growth, reducing growth. The plant growth regulators may be produced in a particular organ and used in some other organ. Ethylene, the only gaseous hormone, plant hormone, ये दोनों तरह से एक्ट करता है। किसी किसी एक्टिविटी में ये प्रोमोटर बन जाता है, किसी एक्टिविटी में ये इनहिबिटर बन के दिखाता है। कौन से प्लांट हार्मोन्स सबसे पहले डिस्कवर किए गए और ज़्यादा स्टडी किए गए? ऑक्सिन्स। ग्रीक वर्ड है ऑक्सीन, जिससे ये बना है ऑक्सीन, मीनिंग टू ग्रो। तो ये प्रोमोटर्स हैं ऑक्सिन्स। दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन बाय कॉगल, name of the scientist who isolated from human urine auxin-like substance. Kogel was the scientist. Auxins कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्टेम एपेक्स पे, स्टेम की टिप पे और रूट की टिप पे ये सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स के कई एग्जाम्पल्स हैं: IAA, IBA, NAA, 2,4-D एंड सम मोर। इनके पूरे नाम 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है, यानी आर्टिफिशियल मैन मेड सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं ये, प्रोड्यूस्ड बाय मैन। और IAA और IBA नेचुरली अकरिंग हैं इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में मिलते हैं, नेचुरल हैं ये हार्मोन्स। IAA का पूरा नाम इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड IAA। IBA क्या है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, यानी IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। NAA का फुल फॉर्म क्या है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये सभी ऑक्सिन्स एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में बहुत काम के होते हैं, बहुत यूज्ड अप होते हैं बाय मैन, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। कलम लगाना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी स्टेम कटिंग्स। तो अगर एक स्टेम ले ली जाए, जैसे बोगेनविलिया की स्टेम, और उसके नीचे ऑक्सिन लगा दिया जाए, इट इज़ डिप्ड इन ऑक्सिन सॉल्यूशन, तो क्या होगा? बहुत जल्दी इसमें रूट्स उगाएंगी, आसानी से रूट्स उगाएंगी इसमें। जब इसको हम सॉइल में डालेंगे, इस पूरी ट्विग को, इस स्टेम को, इस ब्रांच को सॉइल में डालेंगे, तो यहाँ रूटिंग हो जाएगी। इट विल प्रोड्यूस रूट्स वेरी क्विकली ड्यू टू द हेल्प ऑफ द ऑक्सिन। दैट मीन्स rooting in stem cuttings is initiated by auxins. This application is widely used for plant propagation. Also, the auxins promote flowering. Example is in pineapple. इसका मतलब ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो पाइनएप्पल में फ्लावर्स ज़्यादा बनेंगे, और फ्लावर ज़्यादा बनने का मतलब है फ्रूट का ज़्यादा प्रोड्यूस होना, यानी हॉर्टिकल्चर में मदद। खूब सारा फ्रूट प्रोडक्शन हो जाएगा, यील्ड बढ़ेगी अगर फ्लावर ज़्यादा होंगे, यानी फ्लावरिंग इज़ प्रोमोटेड बाय ऑक्सिन्स, एस्पेशली इन पाइनएप्पल्स। ऑक्सिन्स यंग फ्रूट्स को, यानी अनराइप फ्रूट्स को और यंग लीव्स को गिरने नहीं देते। अगर अनराइप फ्रूट है तो वो नहीं गिरेगा, इट विल नॉट बी फॉलिंग। फ्रूट फॉल या लीफ फॉल को प्रिवेंट करता है ऑक्सिन, especially the young ones. लेकिन अगर मैच्योर हो जाए फ्रूट, राइपन्ड हो जाए,
या फिर लीफ बड़ी पुरानी ओल्ड हो जाए, मैच्योर लीफ हो जाए, तब तो उसको गिरना चाहिए ना। तो इसको प्रमोट करेंगे, गिरने को, यानी एब्सिशन बोलते हैं उसको, कटिंग ऑफ द लीफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इट इज कॉल्ड एब्सिशन। तो एब्सिशन ऑफ द ओल्ड लीव्स and the ripened fruit is initiated, promoted, encouraged by the auxins. Gibberellins, the promotory PGRs found in plants, they promote growth and development in plants. There are more than 100 gibberellins discovered from fungi and higher plants, obtained from them. These chemicals, they have been isolated, more than 100, and they have been given the name GA1, GA2, GA3, and so on. GA3 is the most common, most popular, most studied of the gibberellic acids. इनका फुल फॉर्म क्या है? जिब्रेलिक एसिड, पूरा नाम इस एब्रीवेशन का, GA का। तो GA3 was the first isolated one also. सबसे पहले किसको आइसोलेट किया गया, निकाला गया, क्रिस्टलाइज करके निकाला गया भाई? GA3। GA यानी जिब्रेलिक एसिड। द वर्ड एसिड मीन्स दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ये है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, दे आर एसिडिक। और स्टेम एलोंगेशन के लिए जिम्मेदार है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन्स बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के लिए जिम्मेदार हैं पौधों के अंदर, और उन्हीं में एक है स्टेम लेंथ को इंक्रीज कर देना। ये बड़े फ़ायदे का होता है मनुष्य के लिए, मनुष्य इसका फ़ायदा उठाता है। फार्मर ने A उगाया शुगर केन और B शुगर केन उगाया, कौन सा वाले शुगर केन में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होगी? यस, B वाले में, क्योंकि ये टॉल है तो इसमें सुक्रोज ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है कंटेंट, और इसका मतलब हायर यील्ड। B जैसे पौधे उगाने का मतलब है उस किसान ने सक्सेस पा लिया है, लंबे लंबे पौधे उगा लिए हैं शुगर केन के, और इसका मतलब स्टेम लेंथ इंक्रीज करना शुगर केन में बड़े फ़ायदे की चीज़ है फार्मर के लिए। दैट मीन्स मोर यील्ड एंड बेटर चांसेस इन द मार्केट। तो देखा गया कि शुगर केन में यील्ड इतनी बढ़ा दी गई है जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से कि 20 टन्स पर एकड़, इतनी ज़्यादा यील्ड तक भी करके दिखाई गई है ड्यू टू इंक्रीज इन द स्टेम लेंथ विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स। इसी तरह से ग्रेप्स में भी इलोंगेशन करता है एक्सिस की, स्टेम की, ताकि फ्रूट ज़्यादा पैदा हो सके, यील्ड ज़्यादा हो, क्लस्टर ना बने, ज़्यादा क्राउडेड ना हो एरिया, दूर दूर होकर फ्रूट्स अच्छे बन सके, यील्ड ज़्यादा हो ग्रेप्स में। इसी तरह एप्पल्स में फ्रूट की शेप को कौन इम्प्रूव करता है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड। अगर ये होगा ज़्यादा पौधे में एप्पल के, तो फ्रूट की शेप अच्छी होगी, इट विल बी इलोंगेटेड फ्रूट, दैट मीन्स मोर यील्ड अगेन। जिब्रेलिक एसिड्स आर नोन टू डिले एजिंग इन प्लांट्स, यानी सेनेसेंस को डिले करते हैं, डिस्करेज करते हैं प्लांट्स में। उससे क्या होगा कि जो किसान है, अगर उसका फ्रूट आया हुआ है तो फ्रूट बहुत जल्दी राइप नहीं करेगा, एज नहीं करेगा, और काफ़ी देर तक वो स्टेम पर किसान लगे रहने देगा, और उसको जल्दी नहीं मचेगी कि मैं ओहो बहुत जल्दी राइप हो गया, जल्दी जल्दी तोड़ के मार्केट में बेचूं बेचूं बेचूं, बहुत कम टाइम मिला उसको, गैप ही नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ उसको गैप मिल पा रहा है किसान को पर्याप्त, क्योंकि राइपनिंग में टाइम लग रहा है फ्रूट की, और एजिंग नहीं हो रही प्लांट की, अतः फ्रूट ज़्यादा देर स्टे करेगा ऑन द स्टेम एंड द फार्मर विल बी बेनिफिटेड व्हेन इट कम्स टू सेलिंग इन द मार्केट। इसी तरह से माल्टिंग प्रोसेस को भी स्पीड अप करते हैं जिब्रेलिन्स। माल्टिंग यानी वही फर्मेंटेशन वगैरह, और ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ किया जाता है, ये वाला एप्लीकेशन है
इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूरीज, जहाँ पे अल्कोहल बनता है, शराब खाने, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, इस प्रोसेस का, माल्टिंग का, जो कि कौन मदद कर रहा है इसमें? जिब्रेलिक एसिड अगेन। जुवेनाइल कॉनिफर्स यानी immature young conifers, that means vegetative phase of the plant conifers, इनके अंदर अगर जिब्रेलिक एसिड ज़्यादा होगा या स्प्रे किया जाएगा तो ये रिप्रोडक्टिव फेज़ में बड़ी तुरंत आ जाते हैं। और अगर ये रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गए यानी एडल्टहुड ले लिया इन्होंने जल्दी जल्दी ड्यू टू जिब्रेलिक एसिड, देन दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस फ्रूट। तो इनके अंदर फ्रूट्स को जल्दी लाने के लिए, फार्मर्स की मदद के लिए, हॉर्टिकल्चर वगैरह में कॉनिफर्स के फ्रूट्स लाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? जिब्रेलिक एसिड। द फिनोमिनन ऑफ बोल्टिंग इज एनकरेज्ड बाय जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स। ये बोल्टिंग क्या है? फ्लावरिंग से ठीक पहले इंटरनोड की लेंथ्स का बढ़ जाना। ये होते हैं ना इंटरनोड, आपको पता है। तो ये नोड है और ये इंटरनोड है। तो इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ जाती होती है जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग प्रोसेस। इसे बोल्टिंग कहते हैं, इस फिनोमिनन को। और इसको कौन बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है? जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे। अतः जो कैबेज है, ऐसा पौधा जो रोजेट वाला पौधा है, रोजेट प्लांट है, रोजेट हैबिट वाला प्लांट है कैबेज। कैबेज मतलब बंद गोभी। ये रही बंद गोभी, ये तो नॉर्मल बंद गोभी है, लेकिन आपने कभी ऐसी बंद गोभी देखी है जिसमें इंटरनोड लेंथ बढ़ गया हो? ये देखो, तो ये दूर दूर हो गए हैं पत्ते, क्योंकि कैबेज के अंदर की, आपने देखा होगा कैबेज की शक्ल है जो, ये इसका एक्सिस होता है। और ये क्या है? नोड्स, इंटरनोड्स, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, ये सारे फैल गए हैं। देखो यहाँ पे अगर जिब्रेलिक एसिड लगाया जाए तो ये फटाफट फैल जाते हैं और इंटरनोड्स की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। इसे बोल्टिंग कहते हैं। ये बीट में भी देखा गया। एक और पौधा बीट एंड कैबेज, दे शो बोल्टिंग ड्यू टू जिब्रेलिक एसिड स्प्रे। तो बोल्टिंग हॉट वेदर से बचने का एक तरीका है और जल्दी जल्दी सीड्स उगाने का एक तरीका है पौधों में। Another category of promoter PGRs, plant growth regulators, cytokinins. Cytokinins were first discovered as kinetin. एक सब्सटेंस काइनेटिन निकला था। कहाँ से प्रोड्यूस हुआ ये? हेरिंग मछली के स्पर्म में पाया गया ये काइनेटिन सब्सटेंस। इससे आइसोलेट किया गया। स्पर्म के डीएनए में, ये स्पर्म है किसका? मछली का, यानी मेल गैमीट। इसके डीएनए में पाया गया काइनेटिन को पाया गया। मछली को, स्पर्म को ऑटोक्लेव किया गया, यानी स्टेरिलाइज करके, हाई हीट दे के, तब जाके ये काइनेटिन आइसोलेट किया गया इसमें से। क्या काइनेटिन पौधों में मिलता है? नहीं, इट डज नॉट अकर नेचुरली इन द प्लांट्स। काइनेटिन इज a kind of purine. You know there are two type of purines, A and G, the nitrogenous bases. So kinetin is a kind of adenine purine. Which kind of purine? Adenine purine. A modified form of adenine is the chemical nature of kinetin substance. Cytokinins are known to promote cytokinesis process phenomenon in the plants during cell division. जब भी सेल डिवाइड करता है तो आपको याद होगा कि साइटोकाइनेसिस होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस हो चुका है देखो इस सेल में, क्योंकि दो न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इसकी दीवार भी टूटने लग रही है, बाउंड्री, ताकि दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन सके। तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का ऐसे इकट्ठे इकट्ठे होकर टूट जाना, फाइनली दो हिस्सों में बट जाना, इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? साइटोकाइनेसिस। एंड हु प्रमोट्स दिस? साइटोकाइनिन्स, द प्लांट हॉर्मोन्स।
काइनेटिन तो मिला, लेकिन पौधों में नहीं मिला। ये पौधों में होता ही नहीं है, इसलिए खोज शुरू हो गई साइटोकाइनेंस की पौधों में, और मिला। जीटिन नाम का एक सब्सटेंस मिला, साइटोकाइनिन एक प्रकार का। किसमें? मेज़ में, भुट्टे में, इसके कर्नल्स में मिला एक तो, और कोकोनट मिल्क में पाया गया जीटिन, एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन प्लांट्स के अंदर। जीटिन की खोज के बाद बहुत सारे और भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, साइटोकाइनिन्स मिले पौधों के अंदर, साइंटिस्ट को डिस्कवर हुए। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स भी जो कि सेल डिवीज़न को प्रमोट करते थे, ये भी खोजे गए। ऐसे साइटोकाइनिन जो नेचुरल थे और सिंथेटिक दोनों ही साइंटिस्ट को मिल गए। तो आपके मुताबिक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स पौधे में कहाँ मिलेंगे? व्हाट विल बी द साइट, द वेन्यू? हाँ, जहाँ भी सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया में मिलेंगे साइटोकाइनिन्स। और वो कहाँ होती है? द स्टेम एपेक्स and the root apex. These are the two areas where many cytokinins abundantly are found. So the venue of cytokinins will be root apex and the stem apex. Also in the young fruits they may be found. Cytokinins are known to promote the growth of young leaves. Same way in the leaf also, they promote the formation of chloroplasts, the growth of chloroplasts in the mesophyll tissue of the leaves, leaf cells. ये है क्लोरोप्लास्ट, इसको बढ़ावा देते हैं साइटोकाइनिन्स, इसकी ग्रोथ को। किसी स्टेम के एक्सिस में एपिकल बड को ये हिंडर करते हैं, इनहिबिट करते हैं, और लेटरल बड को प्रमोट करते हैं साइटोकाइनिन्स, यानी एपिकल डोमिनेंस को रिड्यूस करते हैं, डिस्करेज करते हैं, एपिकल बड को उगने नहीं देते, कम उगने देते हैं, और लेटरल बड्स को एक्टिव कर देते हैं। कौन? साइटोकाइनिन्स का स्प्रे। तो इसका मतलब झाड़ी नुमा पौधा हो जाएगा अगर साइटोकाइनिन्स ज़्यादा होंगे। लेटरल बड यानी कि एक्सिलरी बड, तो ये साइड वाले बड्स, ये देख रहे हो कलिकाएँ छोटी छोटी, ये किस में उगेंगी? या ये ब्रांचेस बना देंगी, तो खूब झाड़ी नुमा हो जाएगा पौधा। ऑल्सो द साइटोकाइनिन्स दे हेल्प इन द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो ओल्ड लीव्स से यंग लीव्स में पहुंचाते हैं। कौन? साइटोकाइनिन्स। वो मदद करते हैं, वो प्रमोट करते हैं इस एक्टिविटी को। दैट इज़ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मूवमेंट फ्रॉम वन लीफ टू अनदर टू हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। ऐसे करके पत्तों की सेनेसेंस, एजिंग को कम कर देते हैं ये साइटोकाइनिन्स। एथिलीन और इथीन, also called ethene, the only gaseous PGR, plant growth regulator, found in plants. फाइटोहार्मोन कैसा है ये? गैसियस। लिखते कैसे थे इसको? ऐसे करके ना, इथीन। ये है इथीन का फॉर्मूला, C2H4। एथिलीन कहाँ मिलेगा? In the senescence tissues, the tissues showing senescence or aging. इसी प्रकार ये और कहाँ मिलता है? राइपनिंग फ्रूट्स में मिलेगा, पौधों में जहाँ पर भी फ्रूट्स पक रहे हों वहाँ मिलेगा, या बूढ़े होते हुए ऑर्गन्स में, एजिंग होते हुए ऑर्गन्स में मिलता है, टिश्यूज़ में मिलता है। तो ये फ्रूट्स को राइपन करता कैसे है? राइपनिंग बाय इंक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट of that organ. This is called respiratory climactic. इस phenomenon को respiratory climactic बोलते हैं. That is the sudden rise in the respiratory rate, and this is done by ethylene, the PGR. Ethylene promotes abscission, यानी cutting off
certain organs in the plants, for example, the leaves or the flowers especially. इनको ये डाल से टूटने देता है, प्रमोट करता है इनका टूटना और गिरना प्लांट, पेरेंट प्लांट से, जिसको कहते हैं एब्सिशन। इथीन यानी एथिलीन सीडलिंग्स की, छोटे यंग पौधों की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसी तरह से डाइकॉट्स के अंदर, डाइकॉट के जो सीडलिंग्स हैं उनके अंदर एपिकल हुक बनाने में मदद करता है। यह सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तोड़ता है। डोरमेंसी मीन्स इनएक्टिव पीरियड, जब सीड नहीं उग पाता, आप सब कुछ दे रहे हो, सीड नहीं उग पा रहा, इनएक्टिविटी। ऐसे ही बड भी जर्मिनेट नहीं कर रहा, ग्रो नहीं कर रहा बड। ऐसे में इनकी डोरमेंसी को कौन तोड़ेगा, ब्रेक कर देगा? एथिलीन। मूंगफली के अंदर जर्मिनेशन को प्रमोट करता है एथिलीन। मूंगफली के दाने अगर फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं तो इजीली सीड्स ग्रो कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे अगर एथिलीन होगी। इसी तरह फार्मर्स की और मदद करते हैं एथिलीन कि ये पोटैटोज़ में जो आइज़ हैं उनकी जर्मिनेशन कराते हैं, ताकि आसानी से नया पौधा विद रूट्स एंड द न्यू शूट्स डेवलप हो सके, जर्मिनेशन हो सके इन द पोटैटो ट्यूबर्स। दैट इज स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स इज डन बाय एथिलीन। राइस प्लांट्स, राइस प्लांट्स को आपको पता है वाटर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। यंग सीडलिंग को, एक छोटे पौधे को लाकर पानी में डाल दिया जाता है और उगाया जाता है, यानी ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफ़र। और ऐसे में क्या है, क्या वो पानी में डूबा रहे पौधा? नहीं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी जल्दी ग्रो करे और उसके इंटरनोड्स ग्रो करे, ताकि वो जल्दी से पानी से बाहर आ सके और उसकी लीव्स फोटोसिंथेसिस कर सकें, रेस्पिरेशन कर सके पौधा। अतः इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने में कौन मदद करेगा ऐसे में? एथिलीन, द पीजीआर। राइस प्लांट्स के, राइस सीडलिंग्स में इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाता है एथिलीन। रूट्स को और रूट हेयर्स को भी कौन उगने में मदद कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है? यही वाला पीजीआर, एथिलीन। उससे क्या है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा रहा है एथिलीन। ऑल्सो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, इनिशिएट्स फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। मैंगो के पौधे में फ्लावरिंग को इनिशिएट करके ये फार्मर्स की मदद करता है। इन पाइनएप्पल्स फ्रूट्स के सेट्स को प्रमोट करता है एथिलीन। एथिलीन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत जगह काम आता है। मैनी फिजियोलॉजिकल processes in the plants are regulated by it, so it is widely used PGR in agriculture. Oldest and popular PGR. Ethefone, a synthetic form of ethylene. ये एक सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एथिलीन फॉर द प्लांट्स। तो इसको, एथेफॉन को, इस सब्सटेंस को, इसका एक्वस घोल, इसका एक्वस सॉल्यूशन दिया जाता है पौधों को, जिसको पौधे बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसकी रूट्स बड़ी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है ये वाला लिक्विड फॉर्म इसका। और इसमें से क्या निकलती रहती है, धीरे धीरे, ग्रेजुअली इट रिलीजेज एथिलीन गैस इन द प्लांट। और उससे क्या होगा कि राइपनिंग होगी प्लांट की, राइपनिंग especially in the tomatoes and apples. टोमेटोज़ और एप्पल्स में राइपनिंग कर देगा ये, उनके फ्रूट्स को पकाएगा एथेफॉन। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की कटिंग, एब्सिशन भी करेगा ये। अगर ये दे दिया जाए पौधे को इन द लिक्विड फॉर्म, तो ये लीव्स को, फ्लावर्स को कट करेगा और उससे क्या होगा, थिनिंग ऑफ द फ्रूट हो जाएगी। ये थिनिंग करेगा in the cotton plant, in the cherry plant, in the walnut plant. तो ये चेरी बनाई गई है, चेरी के ये
लीव्स वगैरह को और फ्लावर्स को थिन कर देगा, हटा देगा। उससे क्या होगा? थिनिंग ऑफ द फ्रूट। तो ये एक अच्छी चीज़ है फॉर द फार्मर अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग भी अच्छी बात नहीं है, यील्ड प्रॉपर नहीं हो पाती, तो थिनिंग इज़ अ गुड थिंग। ककुम्बर यानी खीरे में ये फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन फॉर द फार्मर्स। फीमेल फ्लावर्स का मतलब है मोर यील्ड, because there will be more fruit naturally. Also, please do remember that ethylene shows the promotion activities as well as inhibitor role also it has in the plant. तो ये दोनों दिखाती है, कभी ये प्रोमोटर बन जाती है, कभी इनहिबिटर, जैसे कि हमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। कहीं प्रमोशन हो रहा है, कहीं डिस्करेजमेंट हो रही है बाय एथिलीन। Abscisic acid, ABA is the short form. It is a growth inhibitor in the plant. PGR है ये एक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाता है, लेकिन कैसा? इनहिबिटर है ये। तो अजूबा है, इनहिबिटर है, क्योंकि ये डोरमेंसी क्रिएट करता है, यानी कि इनएक्टिविटी इन द सीड, सीड को जर्मिनेट नहीं करने देगा, ऐसे ऐसे काम करता है ये एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन यानी कटिंग ऑफ द लीव्स, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, फ्रूट फॉल, फ्लावर फॉल, कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एब्सिशन। प्लांट के मेटाबॉलिज्म को भी स्लो डाउन करता है एब्सिसिक एसिड। द ABA, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। सीड को उगने नहीं देगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा। आप सब कुछ उसको प्रदान कर रहे हो, वो नहीं उग रहा। बड़ी अजीब बात है। इसी तरह स्टोमेटा का क्लोजर करता है ये, उसको बंद कर देगा स्टोमेटा को। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज दिखाया गया है, तो एपिडर्मिस के स्टोमेटा को बंद कर देता है। इस तरह के काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे करके स्ट्रेस से बचाता है पौधे को, उसके लिए उसको तैयार करता है, स्ट्रेस के लिए, अनफेवरेबल टाइम्स के लिए उसको तैयार करता है पौधे को। इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो सीड की डेवलपमेंट में, सीड की मैच्योरेशन में, सीड की डोरमेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है, योगदान है पौधे के लिए। तो क्या एब्सिसिक एसिड बुरा है पौधे के लिए? नहीं, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यह, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अनफेवरेबल टाइम्स में ये पौधे को टाइड अप करने के लिए और आसानी से स्मूथली सेल करने के लिए मदद करता है। अब आप खुद देखिए, जैसे कि एक सॉइल है और सीड को जर्मिनेट करना है, सब कुछ उसको मिल रहा है, लेकिन मान लो वाटर नहीं है अवेलेबल, बिल्कुल भी वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में, या फिर बहुत ठंडा क्लाइमेट है, तो क्या सीड को जर्मिनेट करना होगा? नहीं, वो उसके लिए फेवरेबल टाइम्स नहीं है। तो मदद करेगा एब्सिसिक एसिड आकर, प्रोड्यूस होकर पौधे के अंदर, और उसको रोक देगा, उसकी डोरमेंसी को बढ़ाएगा सीड की, ताकि वो जर्मिनेट ना हो सके। उपयुक्त टाइम पर सीड को जर्मिनेशन के लिए बाध्य करेगा ABA, यानी कि स्ट्रेसफुल टाइम्स में, ड्राई कंडीशंस में पौधे को बचाता है ड्राई होने से, डेसिकेशन होने से उसका, या फिर ग्रोथ के अनफेवरेबल टाइम से स्किप करने में मदद करता है। सो इट इज़ एंटागोनिस्टिक in its functions mostly to the gibberellic acids. Antagonistic word is opposite of complementary role या synergistic role। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब है विपरीत कार्य करना। जिब्रेलिक एसिड्स के विपरीत कार्य करता हुआ देखा गया है एब्सिसिक एसिड को ज़्यादातर। एंटागोनिस्टिक रोल। लाइट एंड टेम्परेचर, ये दोनों ही कौन से फैक्टर्स हैं? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कहलाएंगे पौधे के लाइफ साइकिल में। कैसे फैक्टर्स हैं ये? एक्सट्रिंसिक, बाहरी। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग टू हैपन। कली से फूल बनने का जो प्रोसीजर है, फ्लावरिंग, उसके लिए लाइट भी और टेम्परेचर दोनों का बहुत योगदान है इन द प्लांट। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स
to periods of day or night. Why? To induce flowering in the plants. So that is called photoperiodism. Photoperiodism क्या है? The response of the plants to periods of day, length of day. Duration of light, यानी length of day, required by plant is called a photoperiod. What is photoperiod? The duration of light required by the plant for flowering to happen. फूल बनने के लिए जितनी लाइट चाहिए ना पौधे को, कितनी मात्रा चाहिए, वो क्या है? फोटो पीरियड. फोटो पीरियड यानी लाइट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में 3 तरह के पौधे पाए गए. 3 तरह के पौधे होते हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बेस्ड ऑन हाउ मच लाइट दे रिक्वायर फॉर फ्लावरिंग. तो लॉन्ग डे प्लांट्स पहला. दूसरी तरह के प्लांट्स हैं शॉर्ट डे प्लांट्स. And the third category, the day neutral plants. Let us talk of long day plants. Firstly, LDPs, short form abbreviation LDP. जिनको बहुत सारा धूप चाहिए, डे लाइट चाहिए, lot of daylight and very less of dark period during the 24 hours of the day. Flowering होने के लिए, to induce flowering, एक critical लाइट पीरियड, लाइट ड्यूरेशन से अगर ज़्यादा है लाइट इनको मिली, उस क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन से ज़्यादा इनको लाइट अगर मिल रही है सूरज से, किसी सोर्स से, तब तो ये फूल पैदा करेंगे. नहीं तो ये फूल पैदा नहीं कर पाएंगे. अगर क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम लाइट इनको मिले तो ये फ्लावरिंग नहीं करते. ऐसे पौधे जिनको काफ़ी लंबी ड्यूरेशन लाइट की चाहिए, समझ लो जैसे 16 घंटे सन चाहिए, ये तो हमने सपोज किया एग्जाम्पल ऐसे ही, ठीक है. एक्चुअल में 16 बोला ऐसा कुछ नहीं है. तो हर प्लांट का अपना अपना क्रिटिकल लाइट पीरियड होता है जिससे ऊपर वो फ्लावरिंग करके दिखाएगा. हर प्लांट का अपना अपना है. तो दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट ड्यूरेशन फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन इट. LDPs, लॉन्ग डे प्लांट्स. लॉन्ग का मतलब ये है लंबा टाइम का इनको डे चाहिए, काफ़ी सारी लाइट चाहिए, तब ये फ्लावरिंग कर पाएंगे. शॉर्ट डे प्लांट्स, SDPs, शॉर्ट फॉर्म. ऐसे पौधे जो डार्क में खुश हैं, डार्क में रह के खुश हैं, मतलब उनको बड़ा कम सनलाइट, कम लाइट ड्यूरेशन चाहिए, तो वो भी क्या है? क्रिटिकल लाइट पीरियड, लाइट ड्यूरेशन. अगर तो उस क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ लाइट, लेंथ ऑफ डे लाइट से इनको कम मिल रही है रोशनी, क्रिटिकल से कम मिल रही है, तब तो ये फूल पैदा कर देंगे, फ्लावरिंग करके दिखा देंगे. और अगर इससे ज़्यादा मिल गई ना तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाते. ज़्यादा लाइट मिल गई तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे. क्रिटिकल से कम मिली तो ही फ्लावरिंग करते हैं. यानी लंबी रातें और बहुत कम सूरज से एक्सपोजर में ये फ्लावरिंग करके दिखाते हैं. SDPs, डे न्यूट्रल प्लांट्स. डे न्यूट्रल एज द नेम इंडिकेट्स, इनका लाइट पीरियड से, फोटो पीरियड से, डे लेंथ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. ये फ्लावरिंग करते हैं भाई, हम तो हैं मस्ती में, आग लगे बस्ती में. ये फ्लावरिंग करेंगे, इन्हें लाइट पीरियड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर नॉन रिस्पॉन्सिव टू लाइट when it comes to flowering. 3 diagrams have been made here, A, B, C. Look at the 3 and the differences in the 3, and you have to match them with the long day plants. Which of the 3 A, B, C will be coinciding with long day plant related to long day plant situations? ए को देखते हैं पहले. ए में 24 घंटे में लाइट और डार्क लगभग बराबर बनाए गए हैं, बराबर हैं ड्यूरेशन, लाइट और डार्क की ड्यूरेशन. तो ये लॉन्ग डे में आएगा नहीं. सेकंड बी वाले में देखते हैं, लाइट तो बड़ी कम है
डार्क का पीरियड बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग डे? नहीं, ये भी लॉन्ग डे नहीं कहला सकते फिर ये। सी में देखते हैं, 24 आवर्स में लाइट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, आवर्स लाइट की, डे लेंथ की, फोटो पीरियड की लेंथ बहुत ज़्यादा है और डार्क बहुत कम है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स ये वाले हुए, सी आर द लॉन्ग डे प्लांट्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डे प्लांट्स कौन कौन से हैं? वीट, गेहूँ, राइस, चावल, धान, cucumber, खीरा are some common examples of LDPs. SDPs, short day plants के examples हैं cabbage, बंद गोभी, day neutrals, for example tomato. शॉर्ट डे प्लांट्स में बहुत कम सन चाहिए, सनलाइट, लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड इज़ वेरी लेस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग टू हैपन, और लंबी रात चाहिए, यानी कि डार्क पीरियड शुड बी लेंदियर देन द लाइट पीरियड। और डार्क पीरियड में अगर इंटरप्शन आ जाए, बीच में थोड़ा सा अगर लाइट का एक्सपोजर डाल दिया जाए, तो ये फ्लावरिंग नहीं करके दिखाते, नहीं होती फ्लावरिंग इनमें, अगर डार्क का पीरियड इंटरप्ट हो जाए। इससे क्या पता चलता है कि शॉर्ट डे प्लांट्स को बहुत सारी डार्क, कॉन्टिन्यूस डार्क पीरियड चाहिए, uninterrupted dark, यानी कि डार्क पीरियड इज ऑल्सो equally important when it comes to flowering, not simply light period, but even dark is also equally important when it comes to photoperiodism, when it comes to flowering. तो जब भी फ्लावरिंग होनी होती है, फ्लावर बनना होता है, तो शूट एपेक्स में बदलाव आने लग जाते हैं, द स्टेम एपेक्स, टिप ऑफ स्टेम, और ये बदलने लग जाती है इनटू फ्लावर एपेक्स. It is not the apex which is looking at light, perceiving light and understanding कि अच्छा फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, ये इसको नहीं पता चलता। देखा गया कि ये किसका काम है? लीव्स का। ये हाइपोथेसाइज किया गया है, ये माना गया है, इमेजिन किया गया है बाय साइंटिस्ट कि कोई केमिकल ज़रूर है जो आइसोलेट नहीं हो पाया, जो निकाल नहीं पाए वो, और उन्होंने उसका नाम भी दे डाला फ्लोरिजन. It is a hormone, it is a chemical produced by the leaves, found in the leaves, which actually perceives light. And this chemical from the leaf is transported, gets transferred to the shoot apex and then initiates flowering after getting the proper photoperiod. What is vernalization? Low temperature needed by the plants to flower is called vernalization. Certain plants, for their flowering to take place, depend on exposure to low temperature. This phenomenon is called vernalization. It prevents precocious, beforehand reproductive development during the growing season, कि पहले ही फ्लावरिंग ना हो जाए, बिना बात के जल्दी फ्लावरिंग ना हो जाए, उसको स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है ये वाला फिनोमिनन, कि जब सफिशेंट टाइम होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, रुत आए फल होए. सफिशेंट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी, सो ये उसको टाइम देता है, वक्त देता है. लो टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग टू अकर. सब इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स, व्हीट, गेहूँ, बार्ले, राई, यानी all cereals, अनाज, have two kind of varieties, the winter variety and the spring varieties. The spring varieties, when are they grown? In the springtime, and they flower and produce grain before the end of the growing period. Annual होते हैं ये. और winter varieties कब प्लांट की जाती हैं? अगर ये स्प्रिंग में प्लांट कर दी जाएं तो दे विल नॉट फ्लावर
or produce mature grain within the span of a flowering season. Within the season, they will not produce the flower or the grain. Hence, they are planted in autumn. कौन सी वाली? विंटर वैराइटीज. स्प्रिंग में इनको उगाना गलत होगा. They germinate and over winter come out as small seedlings, and in the spring they will resume the growth and they will be harvested around mid of summer. ये तो थी एनुअल प्लांट्स की बात. बायनियल्स में भी देखा गया है वर्नलाइजेशन. इसके एग्जांपल्स भी हैं. मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन. कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? शुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स. ऐसे बायनियल्स हैं जो वर्नलाइजेशन के थ्रू ही फ्लावरिंग करके दिखाते हैं.